Welcome to Exam Frontier and today we are going to discuss about the Dutch। ये इनका अराइवल कैसे हुआ इंडिया में और ये भी देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनका ही जो स्ट्रॉन्ग जो होल्ड था इंडिया में वो कैसे बना और ये जो डच थे या जो पुर्तगीज थे ये ऐसा क्यों नहीं कर पाए, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और डच का क्या सिग्निफिकेंस था। तो इंडीड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उस टाइम पे। एंड इन्होंने ये जब आए तो क्योंकि ये ब्रिटिशर्स से पहले आए थे तो क्या ये इंडिया में इंटरेस्टेड थे या ये इन्होंने अपनी कंपनी क्यों बनाई थी। तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट। सो देखो कल हम लोगों ने पुर्तगीज के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो कैसे जो उनका पूरा जो ट्रेड था वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और रेड सी एंड इंडियन ओशियन में ही लिमिटेड था और उन्होंने कभी इंटीरियर इंडिया में आने की कोशिश नहीं की, ऑलराइट। और उनका जो ब्लू वाटर पॉलिसी था या जो हम लोगों ने उनका कार्टर सिस्टम देखा था उसकी वजह से भी उन लोगों का जो प्रेजेंस है वो जो नेवल ट्रेड है उसी में लिमिटेड रहा और उन्होंने कभी भी इंटीरियर इंडिया में आने की कोशिश नहीं करी। ऑल्दो उनकी जो फैक्ट्रीज़ थी वो हुगली में भी है और उस टाइम जो मुंबई का जो नाम था बॉम्बे, तो बॉम्बे में भी उनकी प्रेज़ेंस थी। बट वो लिमिटेड थी, वो उसको उस नेटवर्क को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश नहीं की। और अगर देखा जाए कि ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो सबसे बड़ा तो कि पहली बात तो वो इंटीरियर इंडिया में उन्हें लगा नहीं था कि वो यहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं या यहाँ से भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकता है, राइट? और सेकंड चीज़ थी कि वहाँ पे उस टाइम पे जो इतनी बड़ी-बड़ी पावर्स जो इंडिया में बैठी हुई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मुगल हो गया, मराठास हो गया, तो वो कहीं न कहीं उनको डर भी था कि इनके चक्कर में हम लोग फँस गए या इनसे हम लोगों ने दुश्मनी अगर मोल ली, तो हो सकता है कि हमें बाहर भी जाना पड़े। तो कहीं न कहीं इस वज़ह से भी वो इंटीरियर इंडिया में नहीं जाना चाह रहे थे और इतनी बड़ी कंट्री थी, मेबी वो इतना उसके बारे में जानते नहीं थे। तो कहीं न कहीं वो डर रहे थे कि अगर हम लोग इंटीरियर इंडिया में गए तो हमारे साथ में और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये देखो उनका मेन रीज़न रहा जिसकी वज़ह से उन्होंने अपना जो नेटवर्क है या जो ट्रेड है उनको बढ़ा नहीं पाया और वो सिर्फ़ नेवल ट्रेड तक ही लिमिटेड रह गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उनका किस तरह से डिक्लाइन हुआ और जो कुछ लिमिटेड जो सिटीज़ थी या जो नेवल एरियाज़ थे वहीं पे उनका भी जो प्रेज़ेंस है वो लिमिटेड हो गया। तो उसकी वजह से जो हो क्या रहा था क्योंकि उनका प्रेजेंस लिमिटेड था और जो स्पाइसेस की जो डिमांड है हम लोगों ने देखा था कि यूरोप में रेनेसां का पीरियड चल रहा था उस टाइम पे और उसकी वजह से जो स्पाइसेस की डिमांड है जो लग्जरी डिमांड्स है लग्जरी गुड्स की डिमांड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी और ये उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनका ट्रेड इतना लिमिटेड था। तो इसकी वजह से जो डच हैं उन्होंने सोचा कि हम अपनी कंपनी बनाएंगे और कहीं ना कहीं हम लोग जो स्पाइसेस हैं उन पे ट्रेड करेंगे। तो उन्होंने जब अपनी कंपनी बनाई तो उनका पूरा फ़ोकस जो उस टाइम पे स्पाइसेस का जो ट्रेड हो रहा था, सिर्फ़ उसी पे उन्होंने रखा। और इसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने अर्ली एक्सपीडिशंस भी करके रखे थे, बहुत पहले से वो कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने जो अपनी कंपनी बनाई थी वो 1602 में बनाई थी, अगर डच का देखें तो ये इन्होंने 1602 में अपनी कंपनी बनाई एंड ये 1602 में ही इंडिया में आ गए थे, राइट? और अगर यहाँ पे हम लोग ब्रिटिशर्स का देखा जाए तो जो उनके साथ में ऐसा नहीं था, उन्होंने जो अपनी कंपनी बनाई थी वो उन्होंने इनसे पहले बनाई थी। उन्होंने बनाई थी 1599 में और 1599 से लेके वो जो इंडिया में आ पाए वो 1608 के आस-पास आए आ पाए थे, राइट? तो उनको इंडिया का जो ट्रेड नेटवर्क का जो है उसको सर्च करने में या उसको समझने में उनको 8 साल लग गए। लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं था बिकॉज़ इन्होंने जो अपने अर्ली एक्सपीडिशंस शुरू कर दिए थे और इनको पूरे रास्ते के बारे में या पूरे ट्रेड नेटवर्क के बारे में पता था। इसी वजह से अगर हम लोग सीक्वेंस देखें कि कौन-कौन सी नेवल पावर कौन-कौन सी जो यूरोपियन पावर्स है वो इंडिया में किस तरह से आई। तो सबसे पहले तो हमारे पुर्तगीज़ आए थे, दूसरा ये डच आए थे और तीसरे हमारे ब्रिटिशर्स आए थे। लेकिन अगर हम लोग कंपनी फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले जो पुर्तगीज़ ने कंपनी फॉर्म करी थी, दूसरे नंबर पे हम जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कंपनी फॉर्म की थी और तीसरे नंबर पे डच ने फॉर्म की थी। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि जो अगर कंपनी फॉर्मेशन का सीक्वेंस देखा जाए तो उसमें ये तीसरे नंबर पे हैं, बट अगर इनके अराइवल का सीक्वेंस देखा जाए इन इंडिया तो ये दूसरे नंबर पे हैं, ऑलराइट?
अब देखो, अगर बात की जाए कि जो डच लोग थे, ये एक्चुअल में थे कौन? तो ये नीदरलैंड के लोग थे, और जिसका दूसरा नाम हॉलैंड भी है। और ये उस टाइम पे इन्होंने जो अपनी कंपनी बनाई थी, वो इंडोनेशिया के लिए बनाई थी, वो इंडिया के लिए नहीं बनाई थी। बिकॉज़ उस टाइम पे जो एक्चुअल स्पाइसेस का जो लैंड माना जाता था, वो इंडोनेशिया माना जाता था। और इनको कहीं न कहीं उसी वहीं तक पहुँचना था, अपने नेटवर्क को बढ़ाना था, तो इन्होंने इंडोनेशिया के लिए कंपनी बनाई थी। बट बिकॉज़ वहाँ से रूट इतना बड़ा है, और इनको कहीं न कहीं तो बीच में स्टिक करना था, तो इन्होंने इंडिया को चुना। और इंडिया में स्पाइसेस भी अच्छे थे, तो ये एक रीज़न था। तो इस वज़ह से, लेकिन अगर बात करी जाए कि इनका जो मेन फ़ोकस था, इंडोनेशिया था। इसी वज़ह से शायद जो ब्रिटिशर्स थे, वो ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रख पाए इंडिया पे। और जबकि डच ये इतनी बड़ी पावर थे, फिर भी ए ए ज इनका जो फ़ोकस था, क्योंकि वो इंडिया में नहीं था, तो इन्होंने कभी इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाए, राइट? उसके बाद देखो, जब से ये इंडिया में आए, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ बनाना शुरू कर दिया। और इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में, पुलिकट, फिर इसके बाद इन्होंने पुलिकट में उसको इन लोगों ने हेडक्वार्टर भी बनाया 1609 में। और और जो साउथ इंडिया की और अदर जो फैक्ट्रीज़ थी, कोच्चिन हो गया, नागपट्टिनम हो गया, कराईकाल हो गया, वेम्बलीपट्टनम एंड सिलोन, ये सारी इनकी जो साउथ इंडिया में थी, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रीज़ बनाई। उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ इंडिया में ही लिमिटेड थे, बिकॉज़ इनको अपना ट्रेड नेटवर्क बढ़ाना था, तो ये सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में भी इन्होंने अपने नेटवर्क को बढ़ाया, और वेस्ट इंडिया में भी गए। लाइक सूरत में इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी 1616 में, भरूच, कैम्बे, अहमदाबाद, ये सब जगह इन्होंने फैक्ट्रीज़ बनाई थी। आगरा, पटना, चिंसूरा, बालासोर, कासिम बाज़ार, ये देखो, ये सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इनका जो ट्रेड है वो लिमिटेड साउथ इंडिया में ही लिमिटेड था। इन्होंने पूरे इंडिया में फैलाया हुआ था, बिकॉज़ इनको अल्टीमेटली जो इनको था कि इनको इंडोनेशिया से ट्रेड करना है। और अगर देखा जाए कि क्या सिर्फ़ ये उसमें ही ट्रेड करते थे, स्पाइसेस में करते थे, तो मेजर जो इनका एक्सपोर्ट आइटम था, वो स्पाइसेस था। लेकिन उसके अलावा भी ये इंडिगो, रॉ सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, सॉल्टपीटर एंड ओपियम, इन सब में भी ट्रेड करते थे। बट उसका अमाउंट जो स्पाइसेस के कंपैरिज़न में बोले, वो बहुत कम था। देखो, अगर इनके मेन राइवल्स की बात करी जाए, तो उस टाइम पे, क्योंकि 1602 में ये आए, एंड 1608 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भी, उसका भी प्रेजेंस इंडिया में हो गया था। तो इनके जो मेन राइवल थे, वो इंग्लिश ही थे, और इनसे इनके कंटिन्यूअसली जो छोटे-मोटे झगड़े हैं, या छोटे-मोटे जो लड़ाइयाँ हैं, इनकी होती रहती थी। बट इनका जो एक मेजर जो बैटल दिखाई देता है, वो है बैटल ऑफ बेदारा, हुगली। ये 1759 में हुआ था, और इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने इनकी जो प्रेज़ेंस है, उसको ही यहाँ पे बिल्कुल चैलेंज कर दिया था, और उसको कहीं न कहीं ख़त्म ही कर दिया था। तो इस उसके बाद ये क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ से जो जो भी अपना था, सारा हटा ही लिया इंडिया से, और ये पूरी तरह से इन्होंने इंडोनेशिया में शिफ्ट कर लिया। और एक पैक्ट भी हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और जो डच गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, नीदरलैंड की जो गवर्नमेंट थी, उसके बीच में एक पैक्ट हुआ था कि आप इंडिया पे फ़ोकस करो, एंड वी आर गोइंग टू फ़ोकस इंडोनेशिया, वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इंडिया। तो ये भी एक मेजर रीज़न था, जिसकी वज़ह से इन्होंने जो अपना ट्रेड है, वो सारा का सारा इंडोनेशिया में फ़ोकस कर लिया। देखो, जब ब्रिटिशर्स का जो फ़ायदा हुआ इंडिया से, उसके बाद इनको कहीं न कहीं तो ये रियलाइज़ हुआ होगा कि जो उस टाइम पे जो इन्होंने डिसीज़न लिया था, वो इनका लैक ऑफ विज़न था, या इन लोगों ने कहीं न कहीं उस नज़रिए से नहीं देखा इंडिया को, कि इनको कितना प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, राइट? अब एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये जो अपना ट्रेड नेटवर्क है, ये और इनका जो फैक्ट्री सिस्टम था, ये लोग कैसे मैनेज करते थे, राइट? क्योंकि देखो, ये ब्रिटिशर्स से पहले आए थे, और जो पुर्तगीज़ थे, उन्होंने ऐसा कोई अपना फैक्ट्री सिस्टम तो डेवलप करा नहीं की था। उनकी जो पॉलिसीज़ थी, हमने देखी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टर सिस्टम, काफिला सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। और वो सारा जो नेवल ट्रेड है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, हार्मूज़ एंड रेड सी और इंडियन ओशियन, वहीं तक लिमिटेड था। लेकिन इनका ऐसा नहीं था, इन्होंने तो पूरा इंडोनेशिया तक अपना ट्रेड नेटवर्क फैला के रखा था। तो उसके लिए इनको ज़रूरत थी प्रॉपर फैक्ट्री सिस्टम, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो इन्होंने डेवलप भी किया। तो देखो, अगर इनके फैक्ट्री सिस्टम की बात की जाए, तो इनका जो फैक्ट्री सिस्टम था, इसमें मेन 3 जो एक तरह से बोल सकते हैं, 3 पॉइंट होते थे। या देखो, हम बोल सकते हैं कि जो इनकी फैक्ट्री है, वो उसको 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ था। उसमें पहला था स्टोर हाउस, दूसरा था एक रेजिडेंशियल एरिया, और तीसरा था जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, राइट?
स्टोर हाउस में क्या करते थे, सारा जो भी सामान जो इनका आता था उसमें स्टोर करके रखते थे। रेजिडेंशियल एरिया में जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे या जो हाई लेवल रैंकिंग ऑफिसर्स होते थे वो रहते थे। एंड जो थर्ड इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था उसमें ये जो भी सामान बाहर से लेके आते थे, सपोज करो इंडोनेशिया से लेके आ रहे हैं, तो उसका उसका पैकिंग होना है, जो भी उनका और जो भी उनकी प्रोसेसिंग होनी है वो सारा कहाँ पे होगा, तो वो उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता था। और इसके और इनकी जो फैक्ट्रीज़ होती थी, वो जनरली ऐसा नहीं होता था कि बहुत आउटर एरिया में होती थी। वो जो नेवल सिटीज़ हैं, वो जो कोस्टल सिटीज़ हैं, उ उनके आस-पास ही होता था, जिससे इनको क्या होता था कि एक्सपोर्ट करने में, जैसे अब इन्होंने पैकिंग करी और इनको एक्सपोर्ट करना है टू यूरोप, तो उनको उसमें आसानी हो। तो इस वजह से इनकी जो फैक्ट्रीज़ होती थी, वो सारी कोस्टल सिटीज़ में ही होती थी, आस-पास ही होती थी। जैसे इनकी जो फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में थी, राइट? पुलिकट में इनकी फैक्ट्री थी। तो ये कुछ इनके फैक्ट्रीज़ के एग्ज़ाम्पल हैं। ओके, एंड अगर हम लोग इनकी फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि जो इनका जो फैक्ट्री था ये इसको मैनेज कैसे करते थे, तो ये देखो जो नीदरलैंड से लेके इनका ओवरऑल जो इंडिया और इंडोनेशिया, इसको मैनेज करने के लिए इन्होंने कुछ काउंसिल्स बना के रखी थी। और एक सुप्रीम बोर्ड था जो इन्होंने नीदरलैंड में ही बना के रखा था, जो इस पूरे इसको फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करता था। जो सुप्रीम बोर्ड था नीदरलैंड का, उसके नीचे एक काउंसिल हुआ करती थी। और वो बेसिकली वो उसका जो हेडक्वार्टर था वो जकार्ता इंडोनेशिया में था। उसके बाद अगर हम लोग इंडिया की जो फैक्ट्रीज़ थी उनको देखें कि उनको वो कैसे मैनेज करी जाती थी, तो इंडिया में एक काउंसिल हुआ करती थी, राइट? और उस काउंसिल में 2 हेड होते थे, एक तो होता था हमारा गवर्नर होता था और दूसरा फैक्टर होता था। गवर्नर का काम क्या होता था? तो गवर्नर जो भी ट्रेड नेटवर्क मेंटेन करने हैं, राइट? जैसे जो लोकल लोग हैं उनसे उनसे कैसे बढ़ाना है, कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ाना है या उनको कॉन्फिडेंस में कैसे लेना है, राइट? और जो लोकल लेवल पे जो दलाल हुआ करते थे, जो माल को सप्लाई करते थे या हेल्प करते थे इनकी, तो उन उन सबको मैनेज करना, ये सारा जो काम होता था वो गवर्नर करता था। लेकिन जो फैक्टर होता था वो क्या करता था, वो जो फैक्ट्री का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखता था। तो ये इनका पूरा फैक्ट्री का जो मैनेज करने का तरीका था। अभी अगर हम लोग जब ब्रिटिशर्स आएँगे उनको देखेंगे, उनका जब ये मैनेजमेंट देखेंगे, तो उन्होंने सेम इनको कॉपी किया हुआ था और उन्होंने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। लाइक उसमें एक ये फैक्ट्री मैनेजमेंट और जो फैक्ट्री डेवलप कैसे करते हैं और इस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ करके कैसे चलाते हैं। ये जो पूरा सिस्टम था ये कहीं न कहीं जो इंग्लिश जो उसमें इतना सक्सेसफुल हुए, वो उन्होंने इन्हीं से सीखा था। और कुछ अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स अगर इनके देखे जाएँ, इनकी गवर्नमेंट के ये जिस तरह से मैनेज करते थे, तो उसमें दूसरा था कि ये जो लोकल रूरल जो होते थे उस टाइम पे, उनसे बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते थे। उस टाइम पे जो भी रूलर्स हुआ करते थे, वो उनसे ये क्या करते थे, कुछ ट्रेड कंसेशंस ले लेते थे या जहाँ पे भी जा रहे हैं सपोज़ करो, तो वहाँ पे टैक्स में कुछ इनको छूट मिल जाती थी। और जिससे कि अपना जो ट्रेड है वो और अच्छे से कर पाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो गोलकोंडा का रूलर था, वो उसने इनको काफ़ी ट्रेड कंसेशंस दे के रखी थी। और इनकी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ जैसे मसूलीपट्टनम में थी, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्री थी। तो उसमें उसमें भी उसने बहुत सारे जो कंसेशंस है वो दे के रखे थे। थर्ड जो इनका जो मेन जो एक फीचर बोल सकते हैं हम लोग कि जो राइट टू मिंट कॉइन था, वो भी जो लोकल जो रूलर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, जैसे गोलकोंडा का जो रूलर था, उससे इन लोगों ने लेके रखा था। अभी ये राइट टू मिंट कॉइन क्या होता है? तो देखो उस टाइम पे कोई पेपर करेंसी तो चलती नहीं थी, राइट? उस टाइम पे सिक्के चलते थे। तो उसमें ये क्या करते थे कि अपनी जो करेंसी है उसको ये खुद वहाँ पे बना सकते हैं, राइट? वहाँ पे जो तो इसमें क्या होता था, जैसे इनको राइट टू मिंट कॉइन मिल गया फॉर एग्जांपल, तो इसके बाद ये क्या करेंगे कि जो वहाँ का जैसे सपोज़ करो गोल्ड कॉइन्स हैं वहाँ पे चल रहे हैं, एज़ अ करेंसी चल रहे हैं। तो उसमें इनको क्या ये कुछ ड्यूटी उसमें चार्ज कर सकते थे, राइट? जिसको मिंट ड्यूटी बोला जाता था, जैसे 5% हो गया या 6%, तो यूजुअली 5 टू 6% के बीच में रहता था। और उससे इनको कहीं न कहीं ट्रेड बेनिफिट भी होता था। दूसरा है कि ये जो लोकल लोग हैं, अब देखो एक तो जो ये हमारा जो मिंट कॉइन का जो सिस्टम है, इसको मैनेज करने के लिए ओल्ड टाइम से ही मुगल मुगल के टाइम से भी बोल सकते हैं कि जो एक ओपन मिंट का सिस्टम चले आ रहा था, उसमें एक टकसाल सिस्टम होता था। टकसाल सिस्टम में क्या होता था कि सपोज़ करो
अगर तुम्हारे पास में मेटल पड़ा है और तुम्हारे पास में अगर तुम्हें कॉइन्स चाहिए, तो तुम यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो टकसाल यहाँ पे आ सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि ये हमारे पास मेटल है और आप हमें कॉइन्स दे दो। तो वो क्या करेंगे, वो जो मेटल है उसको पिघला के और कॉइन्स बना के वो आपको दे देंगे। तो ये इस पूरे सिस्टम को बोला जाता था ओपनमेंट सिस्टम, राइट? और ये जो डच थे, ये यहाँ पे आके इन्होंने भी इस चीज़ को समझ लिया था और इन्होंने जो लोकल लेवल पे जो लोग थे, उनको उनके लिए ये ओपन करके रखा था। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि इनका जो अपना टकसाल सिस्टम था, वो भी था, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने शुरू करा था, ये इंडिया में बहुत ओल्ड टाइम से चले आ रहा था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा किस तरह से मैनेज करते थे अपना जो फैक्ट्री सिस्टम है, जो करेंसी है उसको कैसे मैनेज करते थे। इवन उसमें भी मिंट की ड्यूटी चार्ज करते थे। तो ये पूरा इनका एक मैनेज करने का तरीका था। अच्छा, ये अपने ट्रेड नेटवर्क भी बहुत एफिशिएंटली बढ़ाते थे। तो अगर इनकी मेन जो स्ट्रैटेजीज़ की बात करी जाए कि ये कैसे-कैसे अपने ट्रेड को बढ़ाते थे, तो सबसे पहले तो ये क्या करते थे कि अपना जो फैक्ट्री सिस्टम है इन्होंने बहुत अच्छे से वेल प्लान तरीके से डेवलप करके रखा था। दूसरा था इनके पास में जो ये जो रूलर्स है जिस तरह से ट्रेड कंसेशंस लेते थे और उनको बाकायदा उनको ये बोलते थे कि आप हमें हमें सपोर्ट करो या हमें कंसेशंस दो, नहीं तो हम किसी और एरिया में भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट? तो एक तरह की धमकी भी देते थे। और तीसरा है कि इन्होंने राइट टू मिंट कॉइन लेके रखा था। अभी राइट टू मिंट कॉइन से इनको एक तो मिंट ड्यूटी मिल रही थी, दूसरा जो लोकल जो लोग थे वो इनके कॉन्टैक्ट में आ रहे थे। तीसरा जो लोकल ट्रेडर्स थे, उनसे कहीं न कहीं इनका जो नेटवर्क भी बढ़ रहा था और उनसे इनका कॉन्टैक्ट भी ईज़िली हो पा रहा था। तो ये इन्होंने कुछ इसके बेनिफिट हैं जो ये यूज़ करते थे, स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए। ओके, और अगर हम लोग देखें कि जो लोकल जो रूलर्स थे, वो इनको इतना ट्रेड कंसेशंस क्यों देते थे या उनको इससे क्या मिल रहा था? तो कहीं न कहीं देखो उनको ये पता था कि हमारे पास में जो नेवल जो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वो नहीं है और अगर फ्री में अगर हमें कुछ पैसा मिल रहा है और ये लोग ट्रेड कर रहे हैं तो व्हाई नॉट? तो वो उस बेनिफिट को भी लेना चाह रहे थे और उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ भी पता थी कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पे देखो जो काफ़ी बड़ी-बड़ी पावर्स थी जैसे शिवाजी भी थे उस टाइम पे और गोलकोंडा के रूलर्स हो गए, मुगल्स थे, ठीक है, मराठास थे, लेकिन उनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। तो इस वजह से भी वो लोग कहीं न कहीं इन पे डिपेंड रहते थे और एक चीज़ अगर देखा जाए तो मिडेवल पीरियड में जितने भी इंडियंस थे, अगर वो यूरोप में अपना माल डायरेक्टली लेके जाते, तो उनको कहीं तो उनको जो यूरोपियन लोग जो इंडिया में आए, उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके बजाय हुआ क्या कि जो इंडियंस थे वो जो अरब ट्रेडर्स थे ये उनके ऊपर डिपेंड रहे और जब वो ओटोमन एम्पायर आया और उसने पूरा मोनोपोली अपना एस्टेब्लिश कर लिया सेंट्रल एशिया में और जो ब्रिटिशर्स हैं या जो यूरोपियंस हैं उनके लिए जो सारे ट्रेड रूट्स बंद कर दिए तो फिर उनको इंडिया में आना पड़ा। तो ये भी है कि अगर इंडियंस खुद चले जाते या उन्होंने अपने ट्रेड नेटवर्क्स बनाए होते तो ये जो यूरोपियंस है ये हमारे कंट्री में आते ही नहीं। ओके, अगर यहाँ पे एक चीज़ देखी जाए कि ये अपना जो ट्रेड नेटवर्क है, इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना पाए और ये इतना फैला कैसे पाए। तो अगर 14th से 16th सेंचुरी की बात की जाए, तो उस टाइम पे जो यूरोप की जो मेजर पावर थी, वो पुर्तगीज़ थे और स्पेन था। उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स हैं, ये इतनी मेजर पावर नहीं थे या ब्रिटेन को बोल सकते हैं कि वो उतनी बड़ी मेजर पावर नहीं था और जो फ्रांस है, उसका भी इतना कुछ इम्पोर्टेंट रोल नहीं था। उस टाइम की जो मेजर पावर थी, वो पुर्तगीज़ थी और स्पेन था। और इन्हीं के बीच में राइवलरी चलती रहती थी। इस वजह से भी ये जो अर्लीस्ट जो यूरोपियन पावर्स थी वो इंडिया में आईं। और इसके अगर डिक्लाइन की बात करें तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि एक एंग्लो डच राइवलरी एक तरह का कॉन्सेप्ट है। ये एक माना जाता है जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन हुआ और उसमें इनका जो झगड़ा था या जो इनके छोटे-मोटे झगड़े होते रहते थे वो ब्रिटिशर्स के साथ ही होते रहते थे। और इन्होंने जो एक पैक्ट भी साइन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो नीदरलैंड की जो गवर्नमेंट थी उन दोनों के बीच में जो साइन हुआ था, बेसिकली वही कहीं न कहीं इनके डिक्लाइन का भी रीज़न बना और इन्होंने जो अपना पूरा ट्रेड है, वो इंडोनेशिया में शिफ्ट कर लिया।
एंड वन थिंग आई फॉरगेट टू एक्सप्लेन कि इनकी जो कंपनी थी, इन्होंने जो बनाई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, वो वर्ल्ड की फर्स्ट स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, राइट? तो उसको इन्होंने क्या करा था, इनकी जो छोटी-छोटी जो प्राइवेट जो जितनी भी कंपनीज़ थी, उनके डायरेक्टर्स को क्या करा था कि एक कंपनी बनाई और जो इनकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको बनाया और उसमें एज़ अ डायरेक्टर उसके जो उन कंपनीज़ के जितने भी ओनर थे, उनको एज़ अ डायरेक्टर इसमें इंक्लूड कर लिया, राइट? तो ये अगर फर्स्ट दुनिया की फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी का अगर एग्ज़ाम्पल देखना है, तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हीं जो डच थे, इन्हीं से जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सीखा और उसको आगे लेके गए और कहीं न कहीं वो जो इंडिया में जब वो रूल कर रहे थे, तो यही एक चीज़ थी जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करी। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट डच एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन और उनके मेजर रीजंस क्या थे, राइट? और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे, इसमें इन ब्रिटिशर्स को इन लोगों ने कैसे हेल्प की, एक तरह से जो इनका एक लैक ऑफ विजन था, उसकी वजह से इन्होंने इंडिया को पूरा ब्रिटिशर्स के हाथों में छोड़ दिया और ये खुद इंडोनेशिया में शिफ्ट हो गए। इनका जो मेजर पूरा जो ट्रेड था, वो उन्होंने इंडोनेशिया में शिफ्ट कर लिया। तो एक ये पूरा इनका था डच एक्सपेंशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए, उन्होंने अपना पूरा कैसे फैलाया और फिर उसके बाद में कुछ वॉर्स भी हुए, उनको भी देखेंगे एंड ऑल अबाउट द ब्रिटिश एंड जो फ्रेंच जो पावर जो इंडिया में आई, उसको भी देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।